स्वागत है आपका पेपर एक्सप्लेनेशन के श्रृंखला कड़ी में। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि हम जब पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें रिसोर्स से लेकर के आगे आने वाले सारे सवालों की बात हुई है। आज हम लोग जनरल स्टडीज के एक सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन से चर्चा कर रहे हैं। सारे ऑथेंटिकेट रिसोर्स यहाँ रखे हुए हैं और लगभग 7 से 8 महीने की घटनाओं की कतरन यहाँ रखी गई है कि अगर 2025 के पीटी में प्रश्न बनते हैं तो कहाँ से बनेंगे और किन किन एंगलों से बनेंगे। तो हम लोग सीधे इसकी चर्चा करते हैं। सारे कतरन यहाँ पड़े हुए हैं और सारे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही हैं, ईयर बुक ही हैं। कारण क्या है ना कि हिंदी के कुछ जो अखबार बहुत पॉपुलर हैं उनका अप्रोच पॉलिटिकल ज़्यादा होता है। सिविल सर्विसेज की दृष्टि से उसमें कंटेंट थोड़े कम आते हैं और एग्जाम का एक ट्रेंड भी रहा है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को भी आईएएस वाले भी प्रेफर करते हैं और स्टेट सिविल सर्विसेज वाले। तो 2025 के पीटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, दूसरा कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है उनके बारे में। पहला है ट्रंप की मिडिल ईस्ट की यात्रा। 15 जनवरी 2025 तक लगभग होते रही है। अभी फिर दोबारा वो मई में 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, सीरिया, यूएई और सऊदी अरब। तो इसमें कुछ चीजें खास तौर पर हुई हैं। क्या हुई हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ट्रंप किन देशों की यात्रा पर गए? 3 देश। किन देशों के साथ रक्षा सौदे समझौते हुए हैं वो, और सबसे बड़ी बात रक्षा सौदे समझौतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष को मान्यता प्रदान करना। सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष कभी भगोड़े आतंकवादी की श्रेणी में शुमार थे। अमेरिका ने खुद उनको आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन अब जब बसद सरकार वहां से निर्वासित हो गई है तो नए जो ये सरकार के प्रमुख बने हैं ये कौन है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, इनके साथ अगर कोई गठबंधन वाली सरकार है तो वो कौन है, इसी के बारे में नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि यूएई से कितने का सौदा हुआ, सऊदी अरब के एमबीएस ने अमेरिका से कितने का हथियार खरीदा वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ये अब तक की जो रक्षा डील हुई है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, ये सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। और एक रिपोर्ट आती है सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला, आयात करने वाला देश सऊदी अरब को बताया। हमारी भी चर्चा है, भारत की भी है। तो अमेरिका की इस मिडिल ईस्ट की यात्रा में जो मेन बातें हुई हैं वो यही हैं। तो आपको सारा फोकस रखना है सीरिया के ऊपर कि सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष वो कौन है, उनके साथ कौन से समझौते हुए हैं, उनको कैसे मान्यता दी गई है, वो किस पार्टी की सरकार है और उनको आतंकवादी कब घोषित किया गया था। यही 5-7 चीजें हैं। और सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ कितने का रक्षा समझौता किया है, कुछ अगर वेपन उनसे मंगाए हैं तो वो वेपन कौन से हैं। यही 8 से 10 प्रश्न बनते हैं पीटी लेवल पर। आगे मेंस लेवल पर भी बनेगा कि अमेरिका की मध्य एशियाई नीति पर चर्चा करें। अब उसमें I2U2 भी आ जाएगा, भारत भी आएगा, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी आएगा, ईरान का मसला भी आएगा। उसकी चर्चा हम लोग मेंस में करेंगे। दूसरा जो आयर का सवाल बन सकता है वो चेंज, ये तो हो ही गया। दूसरा जो आयर का सवाल बनेगा वो है पाकिस्तान अलाउड टू बिलीव दे कैन जस्टिस किल इंडियन सिटीजन विद इंज्यूरिटी। थरूर साहब गए हैं, लगातार चर्चा में है। और पुलवामा के हमले के घटना के बाद भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो तो अभी तक चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं। फॉर एग्जांपल भारत से लगभग कई प्रतिनिधि विविध देशों में भेजे गए। सिर्फ उनका एक ओवरव्यू रखना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी से कौन से रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और 2-3 ग्रुप्स हैं कहां कहां भारत के द्वारा भेजे गए। इस बार जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर। चाहे वो आपका आईआर में भी आ सकता है, सिक्योरिटी में भी, एसए में भी, लेकिन पीटी से भी जरूरी है इंपॉर्टेंट चीजें। क्या
ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के वेपन्स प्रयोग किया भारत ने। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस प्रकार चीन के वेपन को नेस्ताबूद किया या एक तरीके से विफल किया। इसके अलावा किन किन इलाकों पर, किन किन एरा पर, पाकिस्तान के किन किन ज्योग्राफिकल एरा पर भारत के द्वारा ऑपरेशन स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और भारत की तरफ से किस विशेष बड़े वेपन्स की भूमिका इस वॉर में या इस झड़प में दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूटेड चीजों से दूर रहिए। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के अतिरिक्त पाकिस्तान की खामियों को बताने के लिए जो ग्रुप बना, जिसमें थरूर मेन है, लगातार इनके बारे में न्यूज आ रही है, तो इनके साथ साथ अन्य और भी जो ग्रुप बने हैं वो किन किन देशों में भेजे गए हैं। अगला है न्यूजीलैंड के पीएम की यात्रा और यह मार्च 16 से 20 के बीच में आए हुए हैं। अब न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि आए, इनका चेहरा कौन है, ये क्या करते हैं, न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत में आने के बाद इन्होंने किस प्रकार के समझौतों को अंजाम दिया है, भारत और न्यूजीलैंड के संबंध किस प्रकार के हैं, एशिया और हिंद महासागर के इलाकों में शांतिमय गतिविधियों को संचालित करने के लिए फिल्म डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी के अलावा आसियान को लेकर के भी कुछ चर्चाएं हुई हैं। इससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। कहीं कहीं मैंने देखा कि सिर्फ न्यूजीलैंड के पीएम का नाम पूछ लेते हैं या प्रेसिडेंट का नाम, ऐसा नहीं है, थोड़ा डीपली स्टडी करना होगा। यूपीपीसीएस का पेपर का सॉल्व करते समय अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक स्टेटमेंट तो सही कर देते हैं लेकिन दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में वो फंस जाते हैं। तो उस तरह की गलतियां आप ना करें। अब ये आए हुए हैं, अब इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको जाननी है। दूसरा, उसके बाद क्यूएस रैंकिंग आती है। आईएसएम धनबाद, आईआईटी दिल्ली को इन्होंने रैंक दिया। वर्ल्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए रैंकिंग प्रदान करने वाली संस्था क्यूएस है। अब ये क्यूएस कहाँ है, कैसे है, इस साल इसने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, उस रिपोर्ट में वर्ल्ड के कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें शामिल हुए हैं, भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसमें शामिल हुए हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, कितने इंस्टीट्यूट को टॉप 100 में रखा गया है, वगैरह वगैरह। जैसे आईएसएम धनबाद तो जानते हैं, आईआईटी दिल्ली जानते हैं, पिछले साल उड़ीसा के एक इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया, तो वो कौन है। ठीक उसी तरह क्यूएस रिपोर्ट थोड़ा और डीपली किन इंडिकेटरों के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, 8 से 10 रिपोर्ट हैं जो हर साल चर्चे में रहते हैं और हर साल भारत की रैंकिंग उसमें डिसाइड होती है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीटी में उसी से 3-4 सवाल रहते हैं, तो बड़े डीपली स्टडी थोड़ा सा करना होगा। एवरीबडी नोन अबाउट इट, आईएसएम धनबाद, आईआईटी दिल्ली, इतने इतने रैंक आए गए, बट ये रैंक क्यों दिए गए, इन रैंक के पीछे क्या था, पिछले साल कौन से टॉप में थे जो इस साल बाहर हुए हैं और इस साल इन्होंने किस बेस पर दिया है। इसी के साथ साथ एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने भारत में एंट्री मारी है। पहला यह यूनिवर्सिटी है जिसने भारत में ब्रांच खोले, उसके नाम वगैरह वगैरह भी चीजें जानना है। अगला देखिए, सिंगापुर प्रेसिडेंट ने लगभग भारत की यात्रा की और भारत के साथ सहयोग और समझौता हुआ। ये भी घटना काफी इंपॉर्टेंट है। अब सिंगापुर और भारत दोनों के बीच में संबंध मजबूत करते हुए सम्मेलन कौन से हुए, किस प्रकार की घोषणा पत्र हुई, ये जो शख्स आए हुए हैं इनका नाम क्या है और किन संधि और समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा एशियाई इलाकों में या हिंद महासागर में कुछ कॉमन मुद्दों के ऊपर सहमति हुई है या कुछ कॉमन मुद्दों के ऊपर बहस हुई है, आपको जानना है वो मुद्दे कौन कौन से हैं। ठीक उसी तरह भारत और सिंगापुर के बीच में व्यापार के अलावा कई अन्य और मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति बनी है, तो इस सम्मेलन में सहमति से जुड़ी हुई चीजें ही आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी विजिट किए हैं, ये घटना है जनवरी 24 की। अब ये राष्ट्रपति महोदय आए हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में एक अन्य और घटना घटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन हुआ है, तो वो सम्मेलन कौन सा है। दूसरा, इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हुआ और ये महोदय भारत के साथ संबंधों को जो अंजाम दिए वो क्या है, उसका नाम क्या है, और भी कई तरह की चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी। ठीक उसी तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति
ये भी भारत भ्रमण पर आए और कुछ मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। खासकर ये बोधगया टेम्पल में भी गए हैं और जो बातचीत हुई है उसी की श्रृंखला कड़ी में कुछ एक पोर्ट के ऊपर समझौता हुआ है, बंदरगाह के ऊपर समझौता हुआ है। आपको उस बंदरगाह का नाम जानना है, हम्बनटोटा नहीं है। ठीक कुछ अन्य और भी मुद्दे हैं, कर्ज माफी को लेकर के, या जो श्रीलंका में आपातकाल लगा था और भारत के द्वारा निभाई गई भूमिका थी, उसकी भी यहाँ चर्चा हुई है। तो कुल मिला के श्रीलंकाई राष्ट्र प्रमुख भारत आए हैं तो किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, पूर्व में जिन मुद्दों और सहमतियों के ऊपर बातचीत हो गई थी उनके ऊपर पुनर्बयान दिया गया है, वो क्या है, और श्रीलंका के कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी में नई एंट्री मारी है। फिर भारत ने हम्बनटोटा बंदरगाह जहां चीन डेवलप कर रहा है वहीं भारत भी कुछ इनिशिएट किया है। तो आपको जानना है कि भारत की भूमिका अभी श्रीलंका में किस रूप में है। अगले क्वेश्चन को ध्यान दे तो ये अगला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली आए हैं कतार के प्रमुख। कतर भी एक अजीब देश है, दुनिया के आतंकवादी देशों का ठिकाना, फाइनेंशियल टेरर का सबसे बड़ा गढ़, भारत के कभी शत्रु में सबसे ऊपर रहने वाला, अल जजीरा चैनल को आतंकवादियों का मुख्य चेहरा बनाने वाला, लेकिन दुनिया भर के टेरर के फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत रहा है कतर। बट सब कुछ जानने समझने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचालन के लिए कभी कभी बहुत सारी बाध्य परिस्थितियां होती हैं। उन्हीं में एक बाध्य परिस्थिति है भारतीय प्रधानमंत्री का इनके गले मिलना। अब ये आए हैं, ये जनाब कौन है, इन्होंने भारत के साथ कौन सा समझौता किया है, किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है। कतर भारत में प्राकृतिक गैस भेजने वाले सबसे ऊपर के देशों में शामिल है। पिछले साल भारतीय मूल के नागरिकों को कतर ने जो धर पकड़ा था, हालांकि उनकी माफी तो हो गई, लेकिन आज अभी भी भारत में टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है कतर में भारतीय लोग भी रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, किस राज्य के रहते हैं, ये सारी बातें इस कतर के समझौते में उभर के आई थी। 20 फरवरी 2025 की घटना है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक पेज में भारत और कतर के संबंधों से जुड़ी हुई सारी चीजें कवर की थी। मैंने उन्हीं से कुछ मुद्दों की चर्चा आपके साथ की है। तो कतर भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यू का प्रश्न भी है, मेंस का भी प्रश्न है। दूसरा है बिम्स्टेक का सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में हुआ। मोदी गवर्नमेंट के कुछ अभियानों में एक अभियान ये भी है कि सार्क के वैकल्पिक संस्था के रूप में बिम्स्टेक को प्रमोट किया गया। छठा सम्मेलन हुआ, ये दुष्ट भी है, यूनुस मजबूरी है इस बहरूपिये का सामना करना। बिम्स्टेक कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, हाल में किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई, और बिम्स्टेक के मेंबरशिप के लिए एक दो अन्य देशों ने भी आवेदन किया है। भारत और बंगाल की खाड़ी में बसे हुए देशों में वो देश शामिल है, तो वो देश कौन सा है, बिम्स्टेक के घोषणा पत्र का नाम क्या है, और आगामी बिम्स्टेक की बैठक कहां होने वाली है, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के उस पूरे समुद्री इलाकों के अलावा बंगाल की खाड़ी के डेवलपमेंट के लिए ओवरव्यू ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या है। जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं ना, वो सिर्फ रट्टा ये ना मारे कि बिम्स्टेक का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन इस सम्मेलन में क्या हुआ वो याद रखना है। हाँ, बीपीएससी में जरूर टिक मार का सवाल आ जाएगा, बट चाहे आप यूपी के पीसीएस दे रहे हो या आरओ दे रहे हो, थोड़ा आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत है। नहीं करेंगे ना तो ऑप्शन आप सही रूप से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हैं। भारत में हिंदी भाषी राज्यों के निवासियों की अच्छी खासी संख्या है। मॉरिशस के साथ संबंधों की श्रृंखला कड़ी में कुछ बातें हुई हैं, और उन बातों में है कि जो मॉरिशस से काला धन आता था, ब्लैक मनी आता था, फर्जी कंपनियों में निवेश होता था, उसको सुधारा है मोदी गवर्नमेंट ने 2-3 सालों में। तो अभी भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था मॉरिशस से, घट गया है, अब सिंगापुर आ गया। तो भारत में ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय पीएम ईडी को भी साथ लेके गए। हाँ, ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सही सुना आपने। ईडी ने किन मुद्दों के ऊपर वहां सहमति व्यक्त की है, किससे
किन मुद्दों के ऊपर वहां सिग्नेचर हुए हैं, और अभी भारत और सिंगापुर के बीच में दोहरे कराधान, डबल टैक्सेशन को लेके कुछ हुआ है, तो वो मुद्दा क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ी सी डीपली स्टडी चाहिए, ये नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री गए और क्या गए। अब जैसे ईडी वाला फैक्ट, मुझे नहीं लगता कि आपने थोड़ा इसके ऊपर डीपली स्टडी किया होगा कि ईडी ने किसके साथ किन मुद्दों के ऊपर मॉरिशस में सहयोग या संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया, और उसके प्रावधान ये हैं। आगे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगला सवाल यहां हो सकता है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में जब तालिबान 2 की सत्ता स्थापित हुई, तब से भारत की नींद उड़ी है, और भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध पहले से मधुर नहीं थे तालिबान के आने के बाद। लेकिन इधर मई लास्ट तक की जो अपडेट है वो यही है कि भारत पिछले दरवाजे से तालिबान से दोस्ताना रवैया कायम कर रहा है। इसके पहले भी भारत ने कुछ ट्रक अनाज भेजे थे तालिबान के समझौते स्थापित करने की श्रृंखला कड़ी में, वो पहल मानी गई, लेकिन डायरेक्ट भारत ने तालिबान 2.0 को मान्यता नहीं दी। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी अलग हो रही है। पुलवामा के मुद्दे पर तालिबान ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया, पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। तो भारत के समर्थन में है तालिबान, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का विरोधी है, इसलिए शत्रु का शत्रु मित्र होता है, कुछ इसी तरह की है। 3 सालों में भारत ने 26 देशों के साथ बैठक की और संधि समझौते किए तालिबान से संभावित किसी प्रकार के खतरे से लड़ने के लिए। अब वैश्विक आतंकवाद सूची आई है और भारत का रैंक 13वां दिया गया है, और उसमें कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें क्या है? कुछ बातें ये भी कही गई हैं कि भारत को सबसे ज्यादा आतंकवाद का खतरा किससे, कैसे और किस तरह है, उसमें वो बातें कही हैं। आगे देखिए, ये भी है अगला रिपोर्ट, प्रेस से रिलेटेड है। प्रेस के ऊपर रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड फ्री प्रेस इंडेक्स से रिलेटेड। ये भी रिपोर्ट आई है करीब 12 मई 2025 को। इंडेक्स है, टॉप 10 कंट्रियों में भारत कहीं से भी नहीं है, और भारत की रैंक 151 है, वगैरह वगैरह, ये तो सब जानते हैं। वैश्विक प्रेस फ्री सूचकांक जैसे इंडेक्स में किन किन मानकों को शामिल किया गया है, किन किन मानकों के आधार पर भारत के रैंक दिए गए, टॉप में कौन शामिल है, निचले रैंक पे कौन शामिल है, भारत की जो रैंक नीचे गिराई गई है उसमें क्या कहा गया है कि किन किन कारणों के चलते भारत की यह रैंक आई है या गिरी है। उसमें एक रिपोर्ट इंटरनेट शट डाउन भी है, उसमें एक रिपोर्ट हेट स्पीच भी है, उसमें एक रिपोर्ट कम्युनल वायलेंस के अलावा धरना प्रदर्शन जैसे चीजों भी है। एग्जैक्ट आंकड़े तक दिए हैं कि इतनी बार इंटरनेट शट डाउन की घटनाएं हुई, और भी कई तरह। तो बस ये चीजें रखी गई हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया। 12 मई को पूरी एक पन्ने में रिपोर्ट आई थी, और जितने भी एसेंशियल चीजें हैं सब शामिल हैं। उसमें से 7 इंफॉर्मेशन मुझे एग्जाम के लिए लगा, तो मैंने वो चीजें क्वेश्चन में रखा। आगे फिनलैंड के साथ एक याराना है। नोकिया की फोन फिनलैंड की कंपनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार टॉप पर है, भारत का रैंक ये है। लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी वही है कि इंडिकेटर कौन कौन से हैं, और उसमें एक बात और भी है कि भारत का रैंक बढ़ा है पिछले साल से या घटा है, पहली बात। दूसरा, भारत की जो रैंक बदली है इस रिपोर्ट में, वो क्यों बदली है, उसके पीछे क्या है। तीसरा, भारत के लोग खुश हैं या दुखी हैं, तो खुशी और दुखी का पैमाना क्या है, इससे जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपको जाननी है इस हैप्पीनेस इंडेक्स में, और उसी के बारे में बातें कही गई हैं। अमेरिका की भी रैंक गिरी है, तो क्यों गिरी है? ट्रंप अंकल के आने के बाद अमेरिका के लोग अब खुश नहीं। ये डेमोक्रेसी भी अजीब है, जब ट्रंप आए थे तो अमेरिका के लोग खुश हुए, अब ट्रंप जब रह रहे हैं तो अमेरिका के लोग दुखी हैं। वैसे डेमोक्रेसी में किसी को भी खुश रखना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपनी फैमिली में लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं, तो दूसरे को क्या है। अगला देखिए, द हिंदू की वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर रिपोर्ट आई है, और विश्व में जल के संकट के बारे में भयावह स्थिति बात की गई है। भारत के बारे में भी बात कही गई है, दक्षिण एशिया के बारे में भी कही गई।
अफ्रीका के बारे में भी कही गई है, यूरोप के बारे में भी कही गई है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्टेड होने वाले हिमनदों के बारे में भी कही गई है। स्पेशली एक दक्षिण अफ्रीका का एक देश का हिमनद पिछले साल विलुप्ति के कगार पर था, विलुप्त ही हो गया। भारत के भी कुछ हिमनद विलुप्ति के कगार पे हैं और अगले आने वाले वर्षों में भारत में जल संकट के बारे में पूरी चर्चा हुई है। आपको यही जानना है। GS3 ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट का भी प्रश्न हो सकता है। GS1 ज्योग्राफी में का भी ये प्रश्न हो सकता है। और सबसे बड़ी बात PT के लिए है कि इस वर्ल्ड वाटर डे के बारे पे जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है। तो यही सारी चीजें जाननी है। जल के संकट के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी 22 मार्च 2025 को। तो भारत के बारे में जो बातें कही गई हैं उन्हीं के बारे में यही देखिए। ग्लेशियर्स इसी से जुड़ा हुआ है, कैसे क्या किस तरह ग्लेशियर्स के बारे में भी रिपोर्ट उसी के साथ छपा और ये भी बताया गया कि इसमें भारत के ग्लेशियर्स की क्या स्थिति है। और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की घोषित किया गया है, मतलब ग्लेशियर का संरक्षण। तो ग्लेशियर से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विश्व में कितने ग्लेशियर हैं, सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहाँ है, किन ग्लेशियर्स के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव है, भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में कितने ग्लेशियर हैं, किन ग्लेशियर से भारत की नदी संरचना प्रणाली उभर करके सामने आती है, इन ग्लेशियर्स में भारत के ऊपर किन ग्लेशियर्स को संकट में घोषित किया गया है, भारत सरकार ग्लेशियर्स के संरक्षण के लिए कोई योजना बना रही है तो कौन सी योजना बना रही है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति ने ग्लेशियर्स को कैसे इफेक्टेड किया है, कितने टेम्परेचर पर ग्लेशियर के गलने की संभावना जैसी चर्चा उभर के आ रही है। कहने का मतलब है इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें एनवायरनमेंट भी है, इसमें करंट एक्टिविटीज भी है। 29 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट आई थी और इसमें ये सारी बातें हैं। पक्का है इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आना ही आना है, तब जब 2025 को यूनाइटेड नेशन ने ग्लेशियर बचाओ वर्ष घोषित किया है। पिछले साल भी ग्लेशियर से प्रश्न आए थे IAS में। यहां तो पूरी संभावना है कि 2025 में जितने भी PT एग्जाम हो रहे हैं वहां से ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अगले प्रश्न को देखें, पॉल्यूटेड सिटीज के बारे में है और वैश्विक स्तर पर प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई है 11 मार्च 2025 को 11:40 में भी। हिंदू वाले तो टाइम तक भी बता देते हैं। अब इसमें यही जानना है कि ये जो पॉल्यूशन है, सब जानते हैं दिल्ली पॉल्यूटेड है, ये है, बट पॉल्यूशन का स्तर क्या है? क्या वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है या कोई अन्य प्रदूषण? एक शब्द होता है डेसिबल। WHO का मानक क्या है और दिल्ली WHO के मानक से कितना ऊपर है? पॉल्यूशन की 3-4 श्रेणियां हैं, खराब, सबसे खराब, मध्यम खराब, एकदम वाहियात, वगैरह वगैरह, उस तरह की बातें हैं। ठीक उसी तरह एक भारत का एक और शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। राजधानी में तो दिल्ली है लेकिन शहरों में पॉल्यूटेड है, और वो कैसे है? जैसे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदूषित नगरों में है। उसको 4 कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदूषण है। वही 4 कारण आपके ऑप्शन UP PCS में या RO में चला आएगा। आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये प्रश्न कैसे आ गया, बट ऐसे ही आते हैं। ठीक उसी तरह आपके स्टेट चाहे UP हो या बिहार, उसको लेकर के कौन सी रिपोर्ट आई है, नदी कौन सी प्रदूषित है, शहर कौन से प्रदूषित है, नदी में बॉर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मिला है या क्या स्तर है, और उसी तरह एयर पॉल्यूशन का भी क्या। पिछले साल UP में एक प्रश्न आया और पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स दे दी गए कि ट्रैफिक का ये है, साउंड का ये पॉल्यूशन है, सोने का ये पॉल्यूशन है, स्थिर का ये है। मुझे एक ही याद था, लेकिन इस तरह के नॉर्मल प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसके बारे में तैयार रहिए। आसाम का बर्नीहाट टॉप ग्लोबल पॉल्यूशन लिस्ट में सबसे ऊपर है। 4 शहर नेबर्स हैं पाकिस्तान के और चाइना के एक और में ये, तो इसमें ये सारी चीजें हाईलाइटेड दी हैं। एक पन्ना पूरा कवर हुआ था, मैंने पूरे पन्ने को पढ़ा और उसमें से मैंने 11 टॉपिक डिसाइड किए, फिर पढ़ा तो 3 प्रश्न मुझे दिखाई दिए कि इस साल के 2025 के PT में इससे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। अगले टॉपिक को देखें तो रशिया टॉप
आर्म्स सप्लायर टू इंडिया, सिप्री की रिपोर्ट आती है, प्रतिवर्ष आती है हथियारों के ऊपर सिप्री की रिपोर्ट, इस साल भी आई है। तो भारत में वेपन्स को लेकर के क्या सीन चल रहा है, सबसे ज्यादा वेपन्स वर्ल्ड लेवल पर कौन खरीदता है, कौन बेचता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पर भारत की रैंक इतनी है, सऊदी अरब के बाद अन्य जो भी देश हैं, ठीक उसी तरह इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत हथियारों का निर्यातक देश भी है और भारत में एक्सपोर्टर के रूप में भारत की रैंक बताई गई है। उसी तरह रसिया से जो ये खरीदा गया है एक नए हथियार जो अमेरिका ने देने से मना कर दिया, वो पिछली बार पेपर में आया था, इस बार भी है कि भारत के कुल हथियार आयात में सबसे ज्यादा रूस तो है, रूस का प्रतिशत कितना है। दूसरा, रूस के बाद कोई अन्य और भी देश हैं, वो देश कौन कौन हो सकते हैं। इसके अलावा भारत ने कुल कितने देशों को कितने का हथियार बेचा है। जैसे पिछली बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची, वो ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितने की बेची, वगैरह वगैरह। तो जब भी इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं तो उनके ऊपर आप ध्यान रखें। सिप्री रिपोर्ट सभी जानते हैं वेपन से रिलेटेड है, लेकिन भारत हथियार बाजार में भारत की स्थिति, भारत का स्थान वगैरह वगैरह, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है। जैसे सब जानते हैं भारत रसिया से हथियार खरीदता है, वैसे भारत में रसिया के बाद 2 नंबर का, या भारत सबसे ज्यादा हथियार किन देशों से खरीदता है, रूस से, अमेरिका से या किसी और से। बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट मुझे मिला, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर एक यूरोप का देश और है। तो शुरुआत के 4 देश के ही बारे में पूछ लें कि भारत में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाले देश में कौन कौन शामिल है। तो सिप्री रिपोर्ट सिर्फ हथियारों से संबंध नहीं है, यह भारत के रैंक क्या है उसके ऊपर न जाने लगभग 36% रशिया भेजता है, और 2015 से 19 के बीच में और 2010 से 14 के बीच में क्या चेंजेज आया, किस तरह की बातें हुई हैं, पूरा एक पन्ने का रिपोर्ट 11 मार्च 2025 को आई, ये आपको जानना होगा। अगले रिपोर्ट में देखें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, मजेदार है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पर्यावरण से संबंधित जो भी रिपोर्ट आते हैं उन रिपोर्ट में ये भी है। ये रिपोर्ट आई है, किन बेस के ऊपर ये रिपोर्ट्स बने हैं, भारत के बारे में क्या कहा गया है, बस इतना ही जानना है। और रिस्क कहा गया है कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के सामने ये खतरा हो सकता है। अगले पर ये देखें, सी राजा मोहन राइट्स हाउ टू ट्रम्प प्रूफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। भारत और अमेरिका के संबंधों के श्रृंखला कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से स्थिति बदली है, चाहे वो टैरिफ के रूप में हो और चाहे वो भारतीय विद्यार्थियों के ऊपर लगाए गए वीजा नियमों के कड़े मानक हों, या फिर जो टैरिफ के अलावा टेस्ला को धमकाया गया है। आज के अखबार में भी टेस्ला से न्यूज है कि टेस्ला इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। ये आज डेट कौन सी है, आज है 3 जून, आज के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में है। तो भारत और अमेरिका के संबंध खासकर ट्रंप के आने के बाद से कैसे बदल रहे हैं, कैसे उन्होंने टैरिफ लगाया, कितने दिन तक टैरिफ छटका, H151 वीजा के अलावा अन्य और 2-3 वीजा हैं, उनको लेकर के क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए। मैंने अपने बच्चों से कहा था कि ट्रंप आने ही है, बीपीएससी में भी वो प्रश्न आ गया और यूपी पीसीएस में भी ट्रंप 2.0 के आने के बाद भारत अमेरिका संबंधों के बदलाव से भारत कैसे प्रभावित हुआ है, और ट्रंप 2.0 के आने के बाद वर्ल्ड में क्या क्या बदला है और भारत में उसका क्या असर पड़ रहा है। इस बार 2024 के मेंस में आना ही आना है, लिख के रख लीजिए, ना आए तब मुझसे पूछिएगा। मूल बात, प्रश्न को गेस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें इसमें लिखेंगे क्या टू द पॉइंट वो इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक पर देखिए, डिफेंस टू एनर्जी, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। भारत के यूरोपीय संबंधों में जो बदलाव आया है वो भारत और फ्रांस में है। पिछले कई सालों से भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन रहा है फ्रांस, लेकिन राफेल के मुद्दे पर पुलवामा हमले के बाद भारत से फ्रांस की तकरार बढ़ी है। भारत और फ्रांस अपने एक इतने वर्षगांठ मना रहे हैं,
इन इन मुद्दों पर समझौता हुआ है, लेकिन फ्रांस का सहयोग असहयोगात्मक है। यही नहीं, फ्रांस और अमेरिका के संबंध सैकड़ों साल से मधुर रहे, वो भी बिगड़ के उभर करके आए। तो फ्रांस बड़ी सेंसिटिव स्थिति से गुजर रहा है, खुद के आंतरिक प्रवासी कानूनों से तो उलझा ही हुआ है। भारत और फ्रांस के संबंध भी खासकर पुलवामा हमले के बाद, अभी जो हुआ है पहलगाम हमले के बाद थोड़े से बदले हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में हथियारों का जो दूसरा बड़ा निर्यातक भारत फ्रांस को रहा है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेके वो सब खटाई में पड़े हैं राफेल विमान से होने वाले विवादों के बाद। तो इस तरह की चीजें उभर के सामने आएंगी। एक है हीरोजोइन 2047 रोड मैप है, वो क्या है, और भारत फ्रांस के बीच के संबंधों की श्रृंखला कड़ी में कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो पेपर में याद रखिएगा। और खासकर पहलगाम वाले मुद्दों के ऊपर भारत और फ्रांस के बीच में विवाद क्या हुआ, आगे देखिए। इंडिया सॉ 84 इंटरेस्ट शट डाउन इन 2024। फिर इंटरनेट की रिपोर्ट आ गई। इंटरनेट के ऊपर जो रिपोर्ट आई है शट डाउन को लेकर के, उसमें इसका नाम क्या है और उसमें भारत को किस रैंक पे रखा गया है, और इसके अलावा भारत से रिलेटेड कुछ अन्य और बातें कही गई हैं, वो बातें क्या क्या हैं, उनसे संबंधित ये चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये चीजें पूछी जाती है ना, तो उसमें आपको सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि क्या कंडीशंस है, किन मुद्दों के ऊपर बात हो रही है, और इंटरनेट शटडाउन की सबसे बड़ी घटना कहां हुई है। जैसे भारत के राज्य में इंटरनेट शटडाउन के 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंटरनेट शटडाउन किन किन मुद्दों पर हुआ। जब मैं पढ़ रहा था ना इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट, तो बड़ी इंटरेस्टेड बातें मिली हैं। धरना है, प्रदर्शन है, उसके बाद सांप्रदायिक संघर्ष हैं, अफवाहें हैं, वगैरह वगैरह। इनका क्लासिफिकेशन निकाला गया। तो सिर्फ आप ये ना पढ़ें इंटरनेट शटडाउन हुआ है, ये भी पढ़ें इंटरनेट शटडाउन कब, कैसे, कहां, किस रूप में हुआ है, और किन मानकों के ऊपर आधारित भारत की रैंकिंग निर्धारित हो गई है। अब इतना पढ़ेंगे कि भाई 116 बार हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, उससे काम नहीं चलेगा। आगे देखिएगा, करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक इतनी आई है, हर साल होती है, तो नई बात क्या है। तो इस करप्शन इंडेक्स में भारत का सबसे ज्यादा करप्टेड मंत्रालय विभाग कौन सा है। पिछले साल से रिपोर्ट बढ़ी है, घटी है। किसी सरकारी संस्थान के बारे में सीबीसी और सीबीआई और ईडी, ये 3 संस्थानों की भी चर्चा है। क्या कहा है टीआई रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में, मेंस में भी उतना ही यूजफुल है और पीटी में भी। सिर्फ ये न रट्टा मारे कि करप्शन का या करप्शन इंडिकेटर में भारत की रैंक कितनी है, नहीं, और भी थोड़ी सी उससे डिटेल। ये 4 मुद्दे जो हमने बताए, पूरा अखबार पढ़ने के बाद 4 पॉइंट्स ऐसे मिले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या हैं भी। आगे देखिएगा, मिडिल ईस्ट को लेकर के भारत की पॉलिसी, रायसीना डायलॉग्स वहां भी होती है, ये अपने जयशंकर अंकल हैं। भारत की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी क्या रही है ये तो सब जानते हैं। अभी उसको लेकर के कुछ उसमें चेंज आया है, और ये चेंज किस रूप में है, अभी भी चेंज आ ही रहा है, खासकर पहलगाम हमले के बाद। तो इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, वो अनाउंसमेंट क्या है, कैसे है। जनवरी 28, 2025 को कुछ अनाउंसमेंट हुआ, आपको उसी के बारे में जानना है। फिर आके देखिए, क्यूएस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में अहमदाबाद को टॉप रैंक मिला है, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो कौन से संस्थान शामिल हुए हैं, कौन से संस्थान बाहर हुए हैं। इसके अलावा इंडिया यूनाइटेड नेशन के पैनल में आया हुआ है 4 साल के लिए। किस संस्था में आया है, उस संस्था का काम क्या है, उस संस्था के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है, कितने मेंबर होते हैं, और भारत को इसमें कितने वोट्स मिले। और उसके अलावा कोरिया और चाइना और यूएई भी रेस में थे, भारत ने किसको हरा करके वो चीजें आई हैं, और यहां पर भारत का काम क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, उनसे अवश्य सवाल बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन है, उसमें भारत की भूमिका रहती है, तो उसके बारे में आप जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी, और वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो यूएन और यूएन से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी ट्रेडिशनल के अलावा जो करंट एक्टिविटी है वो यही है। आगे देखिएगा, यूएई ने एक वीजा जारी किया है। उस वीजा के तहत यूएई में इतने साल तक लोग रह सकते हैं, और यूएई में इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भारत से जितने भी अप्रवासी लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोग यूएई
जैसे देशों में ही अभी फिलहाल रह रहे हैं। तो आपको जानना है कि भारत जो सबसे ज्यादा इस रेजिडेंशली वीजा से प्रभावित या लाभान्वित होने वाला है, उसके टर्म कंडीशन क्या क्या है, कैसे हैं, और कितने भारतीय नागरिक वहां यूएई में रह रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिन देशों के साथ संधि समझौतों में सकारात्मक बदलाव आया है, उसमें एक देश यूएई है। भारत के सारे भाई लोगों का ठिकाना दुबई में रहा है, अब दुबई से वो शिफ्ट हो गए हैं कनाडा में। तो जितना ब्लैक मनी इंडिया से गया है दाऊद गैंग टाइप के लोगों का, वो यूएई में होता है, और वहीं लाल हो करके सफेद बनता है, और लाल मुद्रा सफेद मतलब ब्लैक मनी, ब्लड मनी, व्हाइट मनी बनती है, और फिर वो इन्वेस्ट होके आता है। तो भाई लोगों का नया ठिकाना कनाडा बन गया है। तो दुबई से अभी संबंध मधुर दौर या यूएई से दौर चल रहा है। आपको थोड़ा सा ये ब्लू रेजिडेंशली वीजा के बारे में डिटेल पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीजा हमें ही जारी हुआ है। अगला देखिए, इंडियन ओशियन को लेकर के भारत की पॉलिसी क्या रही है, और इसी के ऊपर बैठक हुई है, और इसी बैठक में कई देश शामिल हुए हैं, और शामिल होने के बाद कुछ खास मुद्दों के ऊपर बनी है। राम माधव के लेख में यही सारी बातें उभर करके आई थी। ये डेट 15 फरवरी की है। तो भारत की परंपरागत हिंद महासागरीय नीति को लेकर के जो इस साल सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसका नाम क्या है, उस देश कितने देश उसमें शामिल हुए हैं, पूर्ववर्ती सम्मेलनों से यह सम्मेलन कैसे अलग है, इस बार जो अनाउंसमेंट किया गया है उसमें चीन, जी हां खुल के बोल रहा हूं, चीन को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या यह सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, या 2 वर्ष पर होता है, या 4 वर्ष पर भी होता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिएगा, कुवैत गए हैं, और कुवैत जाने के बाद वहां फिर बैठक हुई है। कुछ भारतीय मूल से लोग भी हैं, ये कुछ हाथ में लिए हैं जो भारत के बाजारों में खुल के दिख रहा है। अब दिख रहा है तो क्या है, कैसे है, किस तरह है, उसी के अलावा और भी कुछ बातें हैं इसमें। ये बढ़ऊ शरद पवार भी हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह, थोड़ा इसके बारे में भी जाना। देख लीजिए ये क्या लिए हैं, अनार है। अब अनार में क्यों लिए हैं, भारत के पीएम अनार लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। शरद पवार फार्मर ड्यूरिंग मीटिंग इन दिल्ली, कुछ हुआ होगा। अब क्या है वही जानना है, कुवैत के विजिट में इन अनार का क्या काम। आगे कोप की बैठक हुई है। अब कोप की बैठक, हर साल सवाल आता है बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई। किसी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित किसी रिपोर्ट के ऊपर जो चर्चा हुई है, वो चर्चा कौन सी है। अगले आने वाले बैठक कहाँ होने वाली है, कोप 17वीं की, और उन बैठक में एजेंडा तय क्या किया गया है, और भारतीय प्रधानमंत्री जो जा करके वहां पर बोले हैं वो किन मुद्दों के ऊपर बोले हैं। कुल मिला के कोप की बैठक कब हुई, कहां हुई, घोषणा पत्र क्या था, भारत की तरफ से मोदी साहब गए, उन्होंने किन मुद्दों के ऊपर बातचीत की, कौन से प्रसंग सामने आए हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के पीटी के लिए। मेंस में भी है, जीएस थर्ड का तो टॉपिक है ही। अगले टॉपिक पर देखिए, 2025 के बारे में खाने पीने के ऊपर रिपोर्ट आई है। स्लो डाउन की भी बात हो रही है। ठीक उसी तरह इसी समय भारत की इकोनॉमी ने छलांग लगाया है, और वो वर्ल्ड के इतने रैंक पर आ गई है। तो जब भी आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में, 11 सालों में भारत की इकोनॉमी में जीडीपी की रफ्तार कितनी बढ़ी है, कैसे बढ़ी है। और ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट को लेकर के रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी, हालांकि ये आईएएस में ज्यादा पूछेगा, पीसीएस स्तर पर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल के पूछे जाने की संभावना कम है। अब चीन टोकामक नामक इस आर्टिफिशियल सूरज को बना रख चुका है, दूसरी बार भी बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल सन क्या है, कैसे है, कहां है, इसमें कौन सा एलिमेंट लगा है, और भारत ने वर्ल्ड लेवल पर जो फ्रांस में आईटीईआर परियोजना चल रही है भारत के सहभागिता में, उससे यह परियोजना किस प्रकार अलग है। और चीन ने इस बार जो इस कृत्रिम सूर्य को उगाया, वो कितने देर तक था, आर्टिफिशियल सन से लेकर के अभी कितनी डिग्री टेम्परेचर पनपा, और भी क्या क्या। तो जो कुछ भी अखबारों में दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय अखबार जिसको कवर कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको नहीं हो रही है, तो सिर्फ
चीन के कृत्रिम सूर्य का नाम क्या है? वह सूर्य जिसको चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया। ये जो आप पतली पतली इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिकाएं पढ़ते हैं ना, इनसे आपका कबाड़ा ही होने वाला है। इतनी डीपली स्टडी नहीं करेंगे, अर्थात ये नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन, इतना तो पता है इसमें कौन सा रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया गया है। और क्या यह एक आर्टिफिशियल बम है? बिल्कुल ही बम है। कहने को तो बिजली बनाने की बात की जा रही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वगैरह वगैरह नाभिकीय सम्मेलन पर है, लेकिन इससे जुड़ी हुई अन्य और भी चीजें हैं जो टेक्निकल पार्ट है, वो आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैयार रहिए, Q&A में हमने इसको डिस्कस किया है। दूसरा, G20 का याराना G20 की बैठक हुई है, हालांकि ये पिछले साल हुई थी भारत में। हमारे यहाँ G20 की दिल्ली सजी हुई थी। G20 की नई बैठक होने रही है, 2024 में संपन्न हुई है। माफ करें, G20 की नई बैठक इस साल कहां होनी है, कैसे होनी है? हालांकि आपको G20 के पिछले साल के बैठक से अभी भी लगातार सवाल बन ही रहे हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मार्च 2024 तक अंतिम बैठक से रिलेटेड चीजें आते रही। पिछले साल यूपी में एक सवाल आया कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां G20 की बैठक हुई, उसमें कानपुरिया नहीं था, गुटका प्रदेश नहीं था, मैंने ऐसे ही याद किया, लखनऊ था, आगरा था, ये ग्रेटर नोएडा था, बट उसमें गुटका नगरी नहीं थी। खैर, इसी गुटके के चलते G20 की मीटिंग कैंसिल वहां की गई। तो बड़ा मजेदार फैक्ट था, पीटी में आया तो मैं बात कर ही रहा था और वो सवाल आ गया, आना ही था। तो G20 से लास्ट अपडेट निरंतर सामने आ रही है और उसके बारे में भी यह होगी कि लास्ट अपडेट क्या है। पीएम मोदी साहब अफ्रीका गए हुए हैं और अफ्रीका में फिर वहां पर कुछ ब्रिक्स के रिलेटेड बैठक भी हुई है। तो अफ्रीका में कहां हुई है, कैसे हुई है, ब्रिक्स के नए शामिल देश कौन कौन हैं, उनके ऊपर क्या हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और भी चर्चा है कि चीन ने भारत को ब्रिक्स से लगभग बाहर कर दिया। हालांकि ये सच बात है, लेकिन अपने देश की बात है तो खुल के हम नहीं कहेंगे। इस बार ब्रिक्स की बैठक कहां हुई, किन घोषणा पत्रों को सामने लाया गया, ब्रिक्स में शामिल होने वाले इच्छुक 2 नए देश कौन से हैं, ब्रिक्स की पुरानी मेंबरशिप से नए मेंबर क्या हैं, अगले ब्रिक्स की बैठक कहां होने वाली है। ब्रिक्स बैंक्स भी बना है, वो बैंक्स ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ फंड का अलॉटमेंट किया, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ था। वो फंड कितना है, वो किस चीज के लिए है, इतनी तरह की चीजें हैं। ब्रिक्स अपना करेंसी भी जारी करने वाला था बट जारी नहीं किया, उसको लेकर के विवाद का दौर अभी भी जारी है। या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रिक्स किस प्रकार के चेंजेस ला सकता है, भारत इसे कैसे लाभान्वित हो सकता है और भारत के सामने चुनौतियां भी कैसे आ सकती है। गजब है, हम भी एक तरफ चाइना के साथ हम याराना दिखा रहे हैं ब्रिक्स में, एससीओ में, और दूसरी तरफ चाइना के विरोध क्वाड में भी जा रहे हैं, ITU में जा रहे हैं, अमेरिका से भी गले मिल रहे हैं ताइवान। अब इसको डिप्लोमेसी कहें या कंफ्यूज, इंटरनेशनल लेवल पर कंफ्यूज पॉलिसी मानी जाती है, बट यहाँ डिप्लोमेसी मानी जाती है। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़िए, एक लाइन के फुटकर अगर चीजें याद करेंगे तो यही होगा। और इसी में एक टॉपिक और भी है, तो ये रिचेस्ट पर्सन के बारे में है, इनको ये जिंदल जी हैं। और ये जितनी महिलाएं जो भारत से हैं जिनके आप चेहरे देख रहे हैं, इसमें आप एक किरण मजूमदार सौ और ये जिंदल साहिबा को जानते होंगे, इन सभी महिलाओं के नाम याद रखते हैं। दूसरा, इन सभी महिलाओं का कार्यक्षेत्र या कंपनियां या किस कंपनी की हेड हैं वो आपको याद रखने हैं। कि वर्ल्ड टॉप 10 बिलियनर्स इन इंडियन 2025 रैंकिंग इन द नेट वर्थ, ये चीजें जो भी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें हैं, मैंने सिर्फ 6 से 8 महीने का कतरन किया है, अभी 13 टॉपिक IR में और भी होते हैं। आप कहेंगे तो मैं बोल के सुना भी देता हूं कि यह 13 टॉपिक कौन कौन से हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चर्चे में है और उन मुद्दों के ऊपर है। जैसे भारत श्रीलंका संबंध, ऊर्जा केंद्र की बिम्स्टिक के अलावा और भी है, मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूं। ग्लास सीलिंग इंडेक्स आया हुआ है और फिर उसके बाद से इसमें जल विकास रिपोर्ट आया है। फिर विश्व ग्लेशियर दिवस के अलावा अगला उसमें कथन है हथियारों, भारत अमेरिका, हाँ एक और भी है, भारत फ्रांस संबंधों में अभी पुलवामा कह रहे हैं, पहलगाम के बाद किस प्रकार की चीजें आई हैं। मेजराना चौगस द्वीप डिस्प्यूट चल रहा है, चौगस द्वीप के अलावा फिर उसके अलावा अन्य और भी हैं, जैसे कि ओपेक
प्लस सम्मेलन हुआ है, वो क्या है, भुखमरी सूचकांक आई है, उसके बारे में भी उभर के बातें आई हैं। और फिर एक भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ है, वो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री विश्व के इन इन देशों की यात्रा किए हैं, किन किन देशों से कौन सा सम्मान लास्ट 6 महीने में मिला है, अब तक कुल कितने सम्मान मिल चुके हैं, और भी जैव विविधता के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो। देखिए यहाँ पर ये सब मैंने यहाँ अपने हैंड रिटन नोट्स किए हैं, ये देख सकते हैं आप, मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। लगभग इतनी सारी चीजें Q&A के रूप में कतरन के साथ पर डिस्कस किया गया। करीब करीब लगभग इस साल के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में 50 से ज्यादा प्रश्न यहां शामिल हैं, और सेकेंड राउंड में मतलब 100 प्रश्न लगभग IR से बन रहे हैं, जिनके ऊपर आपको विचार करना होगा। तो ये सारे टॉपिक इसी से जुड़े हैं। अब इससे ज्यादा क्या मैं एनालिसिस करूं, मर्जी हो तो हमारे से साथ जुड़िए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने के नाम पर बकवास करते हैं और फोटो डाल डाल करके लोगों को मोटिवेट करके मर्सिडीज खरीद के चर्चे में आ जाते हैं। तो उनसे कितना भला होता है बच्चों का, वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के चीजों के माध्यम से समझदारी बच्चों में बहुत कम होती है। पीटी में लिमिटेड फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मेंस में अलग, और जो कहानियां लोग बताते हैं भगवान मालिक है उसका। हिंदी मीडियम के रिजल्ट के 4% होने के पीछे कई कारणों में से एक कारण हम जैसे शिक्षकों की गैर जिम्मेदाराना भूमिका भी है, और कुछ भूमिका आप भी है कि जज नहीं कर पाते हैं कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या किस टीचर के अप्रोच एग्जाम के लिए सही है या सही नहीं है। तो जितनी चीजें हमने पेपर को एक्सप्लेन किया है, 5 साल के पेपर को देखिए, प्री और मेन, और अभी जो IR के बारे में हमने एनालिसिस किया, थोड़ा सोचिएगा कहीं ऐसा ना हो कि फिर चूक हो जाए, क्योंकि इस बार अगर आप यूपी में, बिहार में, RO में, PT में चूकते हैं तो सारे सपने आपके अधूरे हो सकते हैं। ठीक है, मर्जी हो तो हमसे जुड़िएगा, नहीं तो खुदा गवाह।